गुड मॉर्निंग। तो देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो रहते हैं उसकी ज्योमेट्री को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। शुरू में हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सारे 6 लिगेंड्स जो रहते हैं वो सारे कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट रहते हैं। तो उसकी वजह से एक्सियल पोजीशन के जो ऑर्बिटल्स है, जैसे ईजी ऑर्बिटल्स, वो जो है स्प्लिट हो जाते हैं। ईजी ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं, T2G ऑर्बिटल्स नीचे आ जाते हैं। ईजी यानी dx² - y² dz², और T2G यानी क्या होता है कि dxy yz और zx, ये 3 ऑर्बिटल्स। तो इनकी स्प्लिटिंग होती है। तो देखो, इनकी अगर स्प्लिटिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं उनकी भी स्प्लिटिंग होने वाली है। यानी कि हमने देखा कि d ऑर्बिटल की तो स्प्लिटिंग हो जाती है, ये 5 एक d ऑर्बिटल है मान लो, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है ऑक्टाहेड्रल में इस तरीके से। 2 ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं और ये ऐसे 3 ऑर्बिटल्स नीचे आ जाते हैं। ये इसको हम कहते हैं Eg, यानी dx² - y², और ये dz² रहता है, और ये T2G रहता है, यानी ये dxy dyz और dzx रहता है। तो इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। सही है, इनकी स्प्लिटिंग को हम कहते हैं डेल्टा 0। सही है, डेल्टा 0 यानी क्या? स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन जब फिल होते हैं तो अच्छा, ये स्प्लिटिंग जो है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, वीक फील्ड लिगेंड है इनकी स्प्लिटिंग कम होगी। अगर देखो, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं जैसे यहाँ पे, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। मान लो अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए लिख रहे हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। तीसरा कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड में चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएगा। फिर 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? यहीं पे पेयर होगा, ऊपर नहीं जाएगा। फिर 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे ही पेयर होगा। फिर 7 नंबर का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, और 8 नंबर का इलेक्ट्रॉन देखो कभी पेयर नहीं होता है, वो पहले आगे जाता है। पहले वैकेंट ऑर्बिटल्स भरना है, फिर पेयरिंग करने हैं। फिर 9 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 10 नंबर का यहाँ पे। तो ये तो चीज़ हो गई स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। अब यही कंसेप्ट वीक फील्ड के लिए भी देख लेते हैं। देखो, वीक फील्ड के लिए क्या होता है? देखो, वीक फील्ड तो देखो, वीक फील्ड के लिए हम यही ऑर्बिटल्स निकालेंगे। ऑर्बिटल्स तो चेंज होने वाले हैं नहीं। अब देखो, वीक फील्ड के लिए क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है? अब ये स्ट्रांग हो गया। अब वीक फील्ड के लिए देखते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो पेयर ना होते हुए ऊपर चला जाता है। वीक फील्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो वो पेयर नहीं होता है, वो ऊपर चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? ऊपर। अब देखो, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन फिर से नीचे आ जाएगा, नीचे एक पेयर हो जाएगा। ये 7 नंबर का यहाँ पे पेयर हो जाएगा, 8 नंबर का यहाँ पे पेयर हो जाएगा, 9 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। तो हमने इस तरीके से ये पेयरिंग देखी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं? पहले D1, फिर D2, D3, D4, अप टू D10 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो इसी में क्या है, एक हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बनती है, सही है, ये जो स्प्लिटिंग होती है इसकी वजह से स्टेबिलिटी हम जज कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। वो कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिसाइड करना है तो किसकी बेस पे करते हैं? उसका फॉर्मूला है -0.4x प्लस 0.6y डेल्टा 0। इसको कहते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। अब इसकी वैल्यू जैसे नेगेटिव वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, नेगेटिव वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो कॉम्प्लेक्स जो है वो अनस्टेबल है। पॉजिटिव या फिर 0 आ गई तो कॉम्प्लेक्स जो रहता है अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल्स में देखी है, सही है। नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है या फिर नेगेटिव वैल्यू होती है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, और पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती है या फिर पॉजिटिव वैल्यू होता है या फिर 0 होता है तो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल रहता है। इसमें देखा हमने x जो रहता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, यानी ये T2G ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी अमाउंट रहती है x। यहाँ पे EG ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसकी अमाउंट रहती है y यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स। तो ये चीज़ देखिए, उसके सिर्फ हमें क्या करना है, वैल्यू भरनी है और फॉर्मूला का आंसर्स निकालना है। कहाँ पे? D1 to D10 के लिए। तो उसका मैंने एक टेबल बनाने के लिए आपको बोला था, मैंने बना के भी दिखाया था, तो मैं आपको शो करता हूँ पूरा टेबल। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? T2G1 EG0,
सही है। तो इसके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये स्ट्रांग फील्ड के लिए, ये वीक फील्ड के लिए, और यहाँ पे T2G1 और Eg0 और क्रिस्टल फील्ड जो है वो इतना आता है। अब ये चीज़ कहाँ तक कॉमन रहती है? D3 तक कॉमन है, D3 तक कोई चेंज नहीं है, D3 तक सब कुछ सेम है। D4 से चेंज हो जाता है। देखो D4 में देखो यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाना चाहिए लेकिन यहीं पे रहता है, पेयर हो जाता है, तो इसकी क्रिस्टल फील्ड इतनी आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो Eg में चला जाता है, तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -0.6 आती है। ये हम निकाल सकते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया आपको कैलकुलेट करने का, सही है। और हमने लास्ट लेक्चर में इसका कैलकुलेशन देखा भी है, मैंने आपको होमवर्क के लिए टेबल बताया था, मैं टेबल शो कर रहा हूँ सिर्फ। इसके बाद पांचवा इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे D5 और Eg0 होता है, पेयरिंग हो जाती है, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाती है। यहाँ पे T2G3 और Eg2 हो जाता है, सही है। तो आप वैल्यू निकालो, 0 आती है। इस तरीके D6 के लिए इस तरीके से आता है, ये D7। अब यहाँ पे देखो कॉमन पार्ट देखो, ये सारी चीज़ें जो है वो D6 तक ही चेंज होती है, D6 तक। एक गौर करने वाली बात कौन से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो हाँ, अब देखो D4 से शुरू होता है, D4, D5, D6, इसी के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड वाला कंसेप्ट काम करता है। D4, D5, D6, यहीं पे इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे पेयरिंग हो जाते हैं, यहाँ पे पेयरिंग हो जाते हैं, Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, Eg में 0 इलेक्ट्रॉन्स है। स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि नहीं, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती, सारे इलेक्ट्रॉन्स Eg में फिल करना चालू हो जाते हैं, Eg में फिलिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो चेंजेस आते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के अंदर, तो वो D4, D5, D6 के लिए आते हैं, D4, D5, D6 के लिए आते हैं, क्लियर है। और उसके बाद अगर देखोगे D7, D8, D9, D10, तो उसके लिए सारे के सारे वैल्यू देखो, -1.8, -0.8, अच्छा यहाँ पे क्या चेंज हो गया, अच्छा D7 तक चेंज होते हैं, सॉरी एक मिनट, D7 वाला भी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाता है, सॉरी यहाँ पे पेयर नहीं होता है, अच्छा ये चेंज कर दो, सही, तो ये चेंज हो जाता है बराबर। D7 तक चेंज होता है, D8, D9, D10, देखो D8 में देखो -1.2 डेल्टा 0, यहाँ पे -1.2 डेल्टा 0, उसके बाद D9 में -0.6 डेल्टा 0, यहाँ पे -0.6 डेल्टा 0, D10 में 0, 0, 0, क्लियर है। तो इस तरीके से ये डायग्राम बन जाती है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो रहती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के लिए किस तरीके से चेंज होती है, उसका फॉर्मूला है, बस उसको कैलकुलेट करना है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें देखना है हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे स्पिन ज़्यादा होती है, सही है, उसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। कभी भी एक चीज़ याद रखनी है, वीक फील्ड लिगेंड रहता है, जैसे कि कोई वाटर है, सपोज मेटल है, इसके साथ मान लो इसके साथ वाटर है, या फिर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या फिर C2O4 है, या फिर OH- है, ऐसा कोई भी वीक फील्ड लिगेंड जब भी रहता है तो कॉम्प्लेक्स क्या रहता है, हाई स्पिन रहता है। कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो कैसा रहता है, कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ याद रखनी है। कभी भी मेटल के साथ वीक फील्ड लिगेंड रहता है तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम, एक चीज़ दिमाग में बिठाने की, उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स करना, सही। इसकी डेफिनेशन भी है, द कॉम्प्लेक्स हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट स्पिन इज कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी सबसे आखिरी में अगर स्पिन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की तो उसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब वो स्पिन ज़्यादा होती क्यों है, किस तरीके से होती है, देखो उसको याद रखने की, उसको समझने की ज़रूरत नहीं। हमें क्या याद रखना है, सिर्फ हमें याद रखना है कि अगर रिजल्टेंट स्पिन ज़्यादा है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। और अगर सपोज मान लो सेकंड डेफिनेशन देखो, द कॉम्प्लेक्स हैविंग वीक फील्ड लिगेंड इज कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ हमारे लिए जरूरी है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है, इनमें से कोई भी एक लिगेंड है, या फिर और भी वीक फील्ड लिगेंड्स हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता कि इतने ही है, जो जनरली हमारे बुक में पाए जाते हैं वो मैंने आपको बताया। और भी लिगेंड्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ होती है तो हम उसको ऐड कर देंगे। जो वीक फील्ड लिगेंड रहता है वो जब कॉम्प्लेक्स के अंदर रहता है तो हम कहते हैं कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब इसके उल्टा मान लो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब भी मेटल के साथ लिगेंड हो, जैसे कि EDTA हो गया, इथिलीन डायमंड हो गया, CN हो गया, सही है। तो ऐसे जो लिगेंड्स रहते हैं, अमोनिया हो गया, सही। तो ये जो लिगेंड्स रहते हैं ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स रहते हैं तो कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहता है। ये रिजल्ट है हमारा, ये रिजल्ट है।
अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है। इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स हैविंग लेस वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट स्पिन इज कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जिसमें रिजल्टेंट स्पिन कम हो वो लो स्पिन रहता है, जिसमें रिजल्टेंट स्पिन ज़्यादा हो वो हाई स्पिन रहता है। और इसके सेकेंड डेफिनेशन, द कॉम्प्लेक्स हैविंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको बताया जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैरी करते हैं उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, सॉरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सही, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? ये दो कमेंट्स है, किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये दो कमेंट्स आते हैं। इसको हम फिर से आगे देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। एक साथ हम सारे कमेंट्स देखेंगे। पहले हम सारे कमेंट्स देख लेते हैं एक बार, उसके बाद पेयरिंग एनर्जी। अब देखो मैंने आपको जो चीज़ बताई थी पेयरिंग एनर्जी के बारे में बताता हूँ आपको। अब देखो मान लो, अच्छा इसको हटाना ही पड़ेगा हमें, अरे ऐड ही कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो रहता है ये T2 जो ऑर्बिटल्स रहते हैं, ये EJ ऑर्बिटल्स है और ये D ऑर्बिटल है। अब देखो मान लो एक इलेक्ट्रॉन फिल किया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब देखो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यानी मेटल के साथ सपोज कनेक्टेड लिगेंड जो है साइनाइड है, अमोनिया है, साइनाइड है, अमोनिया है, ADTA है, ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि चौथा इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं, फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन आता है तो वो फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने के बदले पेयर हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे? पेयर हो जाता है, पेयर। सही है। अब देखो एक ही ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे एक ऑर्बिटल है, इसमें पहले से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरना है, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन तो होता है। ये चीज क्लियर हो रही है? एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर पहले से एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन लाना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी जो स्पिन है, वो जो घूम रहा है, सही है, उसका भी एक रिपल्सिव फोर्स रहता है, तो उसके रिपल्सिव फोर्स के अपोजिट ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पेयर कराना है। समझ में आ रहा है? पहला इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसमें आपने क्या किया? दूसरा इलेक्ट्रॉन लाके उसकी पेयरिंग करा दे, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर, ये देखो उस ऑर्बिटल के अंदर भरने के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर भरने के लिए कुछ एनर्जी लगती है ना, क्योंकि इसकी एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड रहती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दोनों के बीच में रिपल्शन है। अब इन दोनों रिपल्शन को अपोज करते हुए अपने को उस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन फिट करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन को फिक्स करना है तो उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए कि तब जाके वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिक्स हो जाए। वो जो एक्सटर्नल फोर्स रहता है, वो जो एनर्जी रहती है, उसको हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या कहते हैं उसको? पेयरिंग एनर्जी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन के अपोजिट दूसरे इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे फील करना है हमें, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको अपोज करते हुए दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पेयर कराना है। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? तो इसको हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। सही है? नहीं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता था तो कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं लगती, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे जो एनर्जी लगती है पेयर कराने के लिए उसको हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। सही है? तो देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ पेयरिंग एनर्जी की डेफिनेशन। तो देखो द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, यहाँ पे डैश अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होता है उसके अगेंस्ट उस ऑर्बिटल में उस इलेक्ट्रॉन को फिट करने के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। और एक चीज याद रखनी है कि मैं बताता हूँ, अब देखो जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है, तो जो डेल्टा जीरो रहता है, डेल्टा जीरो एन क्या रहता है? यहां से यहां तक के अमाउंट जो रहती है उसको हम कहते हैं डेल्टा जीरो। सही है? तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए यहाँ पे जो एनर्जी का गैप है उसको हम कहते हैं डेल्टा जीरो।
तो जो डेल्टा ज़ीरो होता है वो कभी भी ज़्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी को आप शॉर्ट फॉर्म में पी लिख सकते हो, पेयरिंग एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में पी लिख सकते हो। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा ज़ीरो कभी भी ज़्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना प्रेफर नहीं करता, यहाँ पे पेयर होना प्रेफर करता है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है ना, यहाँ से अगर ये बहुत ऊपर है, मान लो ये डेल्टा ज़ीरो बहुत ऊपर है, यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के वहाँ पे जाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी। उससे अच्छा कि वो कोशिश करता है यहीं पे पेयर हो जाए। सही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये ज़्यादा रहता है ना, ये ज़्यादा स्प्लिट हो जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं फोर्थ नंबर का, तो वो यहाँ से ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, उससे अच्छा कि वो यहीं पे पेयर हो जाता है। सही है, यानी कि डेल्टा ज़ीरो की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम रहती है। सही है, मान लो आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, यानी मेटल के पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो डेल्टा ज़ीरो की वैल्यू कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। सही है, अगर वीक फील्ड है, सपोज क्या होता है, वीक फील्ड होता है क्या करता है, ये चौथा नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करता है, वो क्या करता है यहाँ पे जाना प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि देखो पेयर कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, उससे अच्छा है कि वीक फील्ड में क्या होता है, ये जो एनर्जी गैप रहता है वो कम रहता है, ये इतना ही रहता है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जाना प्रेफर करता है, क्योंकि पेयर करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। एकदम नज़दीक है ना ऊपर का, ये देखो इसमें अगर एनर्जी गैप कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर चला जाएगा, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। सही है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसका गैप बहुत ज़्यादा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसा पूरा जंप करके जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसको जाने के लिए, तो वो प्रेफर नहीं करता है, कम एनर्जी में पेयरिंग हो जाती है। सही है, तो इसलिए हम कहते हैं एक चीज़ ऐसा दिमाग में बैठा के रखने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा ज़ीरो की वैल्यू ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, वीक फील्ड लिगेंड है डेल्टा ज़ीरो की वैल्यू कम है पेयरिंग एनर्जी से। तो ये चीज़ हो गई, तो ये पेयरिंग एनर्जी के लिए बात हो गई हमारी। अब आगे बात करते हैं हम मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। कॉम्प्लेक्स के एक एक पैरामीटर से सारे एक एक पैरामीटर्स हम देख रहे हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट यानी क्या रहता है, म्यू, इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, रूट ऑफ n इंटू एन प्लस वन bm। अब म्यू क्या रहता है, म्यू रहता है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। n क्या रहता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। और bm क्या रहता है, बोर्स मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन, ये एक यूनिट है बोर्स मैग्नेटॉन। अगर मान लो आपके पास n इक्वल टू 1 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 2, तो रूट 3 आता है, इसका 1.73 कुछ तो वैल्यू आती है, 1.7273 ऐसे आती है। सही है, मान लो n इक्वल टू 2 है, तो म्यू इज इक्वल टू निकालो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये रूट 8 आता है। रूट 8 की वैल्यू, अच्छा वैल्यूज हमें देखनी पड़ेगी, वैल्यू जो है वो 2.88 bm आता है, 2.88 bm बोर्स मैग्नेटॉन। सही है, और भी मैं निकाल के देता हूँ। अगर n इक्वल टू 3 है तो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये कितना आता है, रूट ऑफ 4 5 15, तो ये कितना आता है, रूट ऑफ 15 को 3.9 bm। n इक्वल टू 4 है, मान लो n इक्वल टू 4 है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आता है, रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2, रूट 24, तो इसकी वैल्यू आती है 4.9 bm। इसके बाद n इक्वल टू 5, तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू क्या आता है, रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 2, 35 आ जाता है, ये कितना आता है, 5.9 bm। तो ये जो है ये क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसका एक फॉर्मूला है, उसको याद रखना है, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आता है, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2, यूनिट है bm बोर्स मैग्नेटॉन, और म्यू रहता है मैग्नेटिक मूवमेंट, n रहता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इसके यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, तो जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं
जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी उसकी वैल्यू चेंज होती है। सही है, इसके बारे में बाकी कोई कमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज़ हो गई हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट। अब चार्ज ऑन मेटल आयन। अब देखो, अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में, यानी कि दो ऑर्बिटल जो स्प्लिट होते हैं वो और एक चीज़ के ऊपर डिपेंड है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग Eg और T2 जो ऑर्बिटल्स रहते हैं वो हमने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, वीक फील्ड है तो स्प्लिटिंग कम होती है। लेकिन हम मेटल आयंस के ऊपर भी उसकी स्प्लिटिंग की बात कर सकते हैं, यानी मेटल आयन जो रहते हैं वो भी रीजनेबल है। देखो मैं निकाल के बताता हूँ, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं Fe CN6 4 माइनस, और यहाँ पे ले लेते हैं Fe CN6 3 माइनस। अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेटल के ऊपर चार्ज कौन सा है, यहाँ पे 2+ चार्ज है, और यहाँ पे मेटल के ऊपर चार्ज कितना है, 3+ है। सही, Fe के ऊपर यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 3+ है। अगर हम बात करें स्प्लिटिंग के बारे में, देखो ये जो एक मिनट, देखो हम बात कर रहे हैं स्प्लिटिंग के बारे में, ये 5 ऑर्बिटल्स। अब देखो ये जो स्प्लिटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से हम बातें कर रहे हैं, ये Eg ऑर्बिटल्स रहता है, ये T2g रहता है, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। अब इनके बीच में जो स्प्लिटिंग रहती है, सही, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ पे ये Δ0 की वैल्यू जो रहती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग रहती है d ऑर्बिटल के लिए, वो हमने बताया कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा है, वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम है। ये कमेंट हो गया। दूसरा एक कमेंट रहता है जो सेंट्रल मेटल एटम रहता है, सेंट्रल मेटल एटम रहता है। अब क्या रहता है कि ये मेटल है और लिगेंड है, सही है। अब क्या होता है कि अगर मेटल के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, सही है, मेटल के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, Fe2+ है, Fe3+ है। अब देखो Fe2+ की साइज मान लो इतनी है, और Fe3+ की साइज क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, Fe2+ की साइज इतनी है और Fe3+ की साइज इतनी है, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो मेटल साइज जो है वो श्रिंक हो जाती है। हमने देखा है अगर चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटी हो जाती है, सही है। अगर साइज छोटी हो गई तो क्या होता है कि लिगेंड और ये मेटल के बीच में, लिगेंड और मेटल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो चेंज हो जाता है, सही है। यहाँ पे देखो मेटल और लिगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन है यहाँ पे लो रहता है, और यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन जो रहता है वो हाई रहता है, सही, अट्रैक्शन हाई, यहाँ पे अट्रैक्शन लो, सही है। मेटल और लिगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है वो यहाँ पे ज़्यादा रहता है, कम रहता है, यहाँ पे ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि देखो मेटल के ऊपर चार्ज बढ़ गया, ये चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो साइज कम हो जाती है। मेटल की अगर साइज कम हो गई तो लिगेंड और मेटल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि पता है जो जिसकी साइज जितनी कम रहती है वो उतने ज़्यादा खींचता है सामने वाले को, लिगेंड को वो उतना ज़्यादा खींचता है। तो इनके बीच में जो है अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है कि इनके लिगेंड जो है वो स्ट्रांगली अटैक करता है। लिगेंड जो है वो मेटल का जो डी ऑर्बिटल इसके ऊपर स्ट्रांग अटैक करता है, यानी ये क्या करता है, लिगेंड एक्सियल से आ रहा है, लिगेंड क्या रहता है, ऑन द एक्सिस रहता है, ऑन द एक्सिस रहता है, और मेटल के जो ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल है, सही है, ये लिगेंड के जो ऑन द एक्सिस के ऑर्बिटल्स है और मेटल के ऑन द एक्सिस के ऑर्बिटल्स है, ये एक दूसरे को ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कराते हैं। ये मेटल के ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं, यानी Eg ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस पे रहते हैं। वैसे ही जब लिगेंड आता है तो इन दो ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच में ज़्यादा रिपल्शन हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, बहुत नज़दीक आ रहे हैं, वो बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या है, Δ0 की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, Δ0 की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। यानी इस केस में हम कह सकते हैं कि देखो ये जो Δ0 की वैल्यू बढ़ती है यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ती है। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं, देखो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता है यानी कि Fe3+ के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो रहती है वो ज़्यादा रहती है, हाई रहती है, सही है। ये जो Δ0 रहता है वो बहुत हाई रहता है, क्लियर है। क्योंकि देखो
यहाँ पे इसकी साइज कम है तो लिगेंड जो है वो लिगेंड और मेटल का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लिगेंड रहता है ऑन द एक्सिस पे रहता है, तो मेटल के ऑन द एक्सिस के जो ऑर्बिटल्स है ईजी, इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है। अगर रिपल्शन हाई होता है तो इनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। ये जितना ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं इनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है यहाँ पे हाई हो जाती है। अब इसके मुकाबले Fe2+ में लो रहती है, यानी इसके मुकाबले Fe2+ में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो रहती है वो लो रहती है, यानी डेल्टा ऑफ जीरो यहाँ पे क्या होता है, लो रहता है। सही है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा रहती है, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम रहती है। क्लियर हो गया, रीजन हमको समझा। लेकिन ये कंपैरिजन करना कब है, ये भी तो मैं आपको बता दूं। ये कंपैरिजन कब करना है, जब आपको दोनों लिगेंड सेम दिए हो। मान लो ऐसे कंडीशन है, अब यहाँ पे दोनों भी लिगेंड जो है वो साइनाइड है, यानी कि यहाँ पे दोनों भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ऐसा होता था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ पे वीक फील्ड है, तो आप कमेंट कर सकते थे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, वीक फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है। लेकिन अगर लिगेंड सेम है तो आप कैसे बता सकते हो। मैंने अगर आपको पूछा दोनों भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है और मैंने आपको पूछा कि इनके बीच में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, वो मेटल के चार्ज के ऊपर डिपेंड है। मेटल आयन का जो चार्ज है इसके ऊपर, यहाँ पे Fe2+ है, यहाँ पे Fe3+ है, इस चार्ज के ऊपर इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो डिपेंड करती है। क्लियर हो गया। जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उतना ही मेटल का जो एक्सियल ऑर्बिटल है, एक्सिस पे रहने वाले जो ऑर्बिटल्स है वो उतना रिपल्शन फील करते हैं, तो उतनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। ये क्लियर हो गया, सिंपल सा फंडा है। इसको और भी एक चीज़ बना सकते हैं हम तो बना ही लेंगे। देखो मैं इसको और एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ। COH2O 6 और एक ले सकते हैं हम COH2O 3+। अब देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं CO के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पे 2+ है, और यहाँ पे CO के ऊपर कितना है, 3+ चार्ज है। सही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता है उतनी ही डेल्टा ऑफ जीरो की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे डेल्टा ऑफ जीरो की वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे डेल्टा ऑफ जीरो की वैल्यू कम है, यानी कि यहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो हम ऐसे कमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे फॉर, अच्छा ठीक है कोई ज़रूरत नहीं, तो हम इसे डायरेक्टली समझ सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ कमेंट्स की ज़रूरत नहीं। डेल्टा ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा रहती है, यहाँ पे डेल्टा ऑफ जीरो की वैल्यू कम रहती है इन दोनों के कंपैरिजन में। रीज़न आपको समझा, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे जैसे मेटल के ऊपर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बढ़ती है। रीज़न हमने देखा कि मेटल का चार्ज बढ़ता है, मेटल छोटा हो जाता है, लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो रिपल्शन एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स रहते हैं उनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है। रिपल्शन बढ़ता है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बढ़ती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ती है तो हम कहते हैं डेल्टा जीरो बढ़ गया। अगर यहाँ पे डेल्टा जीरो बढ़ता है तो यहाँ पे कम होता है। क्लियर हो गया। चलो अब इसी तरीके से मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, थर्ड। इसका कंपैरिजन आप खुद से करके देख सकते हो। टाइटेनियम वाटर 3+, और यहाँ पे मैं आपको दे दूँ TiH2O6 2+। तो यही पे इसका आंसर निकाल के देखो। पहले मेटल का चार्ज निकालो, फिर उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस में ज़्यादा है किस में कम है करके देखो। तो हमने देखा कि यहाँ पे देखो वाटर जो वीक फील्ड लिगेंड है, मान लो सेम लिगेंड है तो हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के ऊपर कमेंट्स कैसे करेंगे, मेटल को कंसिडर करके। क्लियर है। तो ये चीज़ें हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद हम देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमने जो कमेंट्स देखे हैं मेटल किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो टोटल कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, एक ही कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तो आप चीज़ निकाल ही लो। इसके बीच में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग रहती है वो कंपेयर कर दे दो। लेकिन जो मेटल रहता है मेटल के ऊपर, सॉरी ये जो कॉम्प्लेक्स रहता है, कॉम्प्लेक्स के लिए आप कितने कमेंट्स कर सकते हो? कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल 9 कमेंट्स कर सकते हो। कितने कमेंट्स कर सकते हो? 9। यानी एक ही कॉम्प्लेक्स के बारे में 9 चीज़ें बता सकते हो। 9 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कौन से चीज़ बता सकते हो। एक कॉम्प्लेक्स के बारे में आप कितनी बातें कर सकते हो? तो देखो आप कितनी बातें कर सकते हो, देखो यहाँ पे देखो। पहली चीज़, कोई भी कॉम्प्लेक्स रहता है हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका हाइब्रिड स्टेट क्या है। कोई भी कॉम्प्लेक्स है आपका,
उसको हम कह सकते हैं, उसके बारे में कमेंट्स करना है। यानी मैं आपको इन जनरल बता दूं, कोई भी एक मेटल है और लिगेंड है तो इसके इस कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको कमेंट करना है, तो आप इसका हाइब्रिड स्टेट बता सकते हो। इसमें बता सकते हो आप ये इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसमें बता सकते हो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसमें बोल सकते हो आप ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, या फिर आप बोल सकते हो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आता है, या फिर आप बोल सकते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है। ये कहते हैं ना T2G समथिंग, EG समथिंग। उसके बाद इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बता सकते हो, या फिर आप बता सकते हो कि डेल्टा 0 की वैल्यू ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से कि कम है, या फिर आप बता सकते हो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम 9 कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं आपको अगले लेक्चर में आपको ढेर सारे कॉम्प्लेक्स दूंगा, तो ये सारे कमेंट्स एक ही कॉम्प्लेक्स के बारे में एक साथ करेंगे हम। जो भी हमने पढ़ा है अब तक एक ही साथ पढ़ेंगे। यानी एक कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दे दिया तो उसके 9 कमेंट्स, सारी चीज़ें उसको पूरा निचोड़ लेना है। उस कॉम्प्लेक्स के बारे में सभी चीज़ें एक साथ एक जगह पे देखनी है हमें, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।